अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। उड़ीसा के बालासोर में जुमे की शाम कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराने के बाद पटरी से उतर गई। ट्रेन की 8 बोगियां पलट गई हैं। वहीं ट्रेन का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। हादसे में कई मुसाफिरीन के जख्मी होने की खबर है। राहत और बचाव का काम चल रहा है। ट्रेन हावड़ा से चेन्नई जा रही थी। अभी तक 50 से ज्यादा मुसाफिरीन को बहानगा के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। बालासिनोर और आसपास के दीगर जिलों से भी मेडिकल की टीमें मदद के लिए रवाना की गई हैं। इस रूट की सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। हादसे को लेकर इंतजामिया ने इमरजेंसी कंट्रोल रूम का नंबर 6782262286 जारी किया है। एडिशनल DMET ने बताया कि 15 एम्बुलेंसेस मौके पर भेजी गई हैं। जख्मियों को सोरोज CHC में शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया है। कुछ को बेहतर इलाज के लिए रिफर भी किया जा सकता है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की अपील के बाद मणिपुर में इंतहा पसंदों ने 144 हथियार और 11 मैगजीन सरेंडर किए हैं। इनमें SLR 29 कार्बाइन, AK इंसास राइफल, इंसास LMG, M16 राइफल जैसे हाईटेक राइफल्स और ग्रेनेड भी शामिल है। मणिपुर के सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इम्फाल ईस्ट में 102 हथियार और गोला बारूद मिले हैं। टेंगरो पॉज जिले में 25 हथियार सरेंडर किए गए हैं, जिनमें से 18 सिर्फ मोरे में हुए हैं। इम्फाल वेस्ट से 2 हथियार, तोबल से 5 हथियार सरेंडर किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर अजला में हालात मामूल के मुताबिक हैं। रियासत में 3 मई को तशद्दुद भड़का था। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के करीब 2000 हथियार लूट लिए गए थे। महीने भर बाद भी जब रियासत में तशद्दुद नहीं थमा तो वज़ीर दाखिला अमित शाह 29 मई को 4 दिन के दौरे पर मणिपुर पहुंचे। जुमेरात को अमित शाह ने मणिपुर में लोगों से कहा था कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। हथियार रखने वालों को पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा। अमित शाह ने कहा कि 2 जून से सर्च ऑपरेशन शुरू होगा। अगर किसी के पास हथियार मिले तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि इस्लाम पर अमल सिर्फ हिंदुस्तान में महफूज तरीके से चल रही है। इस्लाम की इबादत कुछ मज़ाहिब हिंदुस्तान के बाहर के थे, बाहर वाले तो चले गए। अब उसमें सुधार करना हमारी जिम्मेदारी है। वो जुमेरात को नागपुर के संघ शिक्षा वर्ग प्रोग्राम को मुखातिब कर रहे थे। भगवत ने आगे कहा कि पूरी दुनिया में इस्लाम का हमला हुआ। ये स्पेन में मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे वहाँ से लोग जागे। उन्होंने इन हमला करने वालों को हराया और अपने इलाके को इस्लाम एक इलाके में सिकुड़ गया। उन्होंने कहा कि बैरूनी ताकतें जो थीं वो चली गई, लेकिन इस्लाम पर अमल लगातार चलते रहा और हिंदुस्तान में इस्लामी तालीमात और इस्लामी इबादत को हिफाजत मिलती रही। भगवत ने कहा कि हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए हर किसी को कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरहदों पर बुरी नजर दिखाने वाले दुश्मनों को ताकत दिखाने के बजाय हम आपस में ही लड़ रहे हैं। किसी को लगता है कि ऐसे ही होगी, किसी को लगता है नहीं दूसरा कुछ होना चाहिए। ये चलते रहता है। परंतु ऐसी जैसे गर्मी में वर्षा की बौछारें सुखद लगती है, वैसे स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद इस प्रकार की और सुखद भावनाओं का अनुभव हम जैसा कर रहे, वैसे चिंतित करने वाला दृश्य भी हमको परिस्थिति में मिल रहा है। इसी समय देश में कितने जगह कितने प्रकार के कलह मचे हैं। भाषा को लेकर विवाद, पंथ संप्रदायों को लेकर विवाद, मिलने वाली सहूलियतों के लिए विवाद, और विवाद नहीं केवल, तो इस हद तक उसका बढ़ना कि हम आपस में ही हिंसा करने लगे। अपने देश की सीमाओं पर हमारी स्वतंत्रता पर बुरी नजर रखने वाले शत्रु बैठे हैं। उनको हम हमारा बल नहीं दिखा रहे, हम आपस में ही लड़ रहे हैं और हमें भूल रहे हैं कि हम एक देश है, हम एक जन है। यह भी दिखाई देता है।
अच्छा, केवल यही होता तो जा जाके प्रबोधन करके इसको ठीक करते, लेकिन इसको हवा देने वाले भी लोग हैं। राजनीति चलती है, हमारा प्रजातंत्र है, अनेक दल अनेक विचार रहेंगे, सत्ता के लिए स्पर्धा रहेगी, रहती है, ये पद्धति है, परंतु उसकी भी एक मर्यादा होती है। ये सारे देश के राजनीतिक दल है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी उनको करनी ही पड़ती है, करे, जितनी अधिक कर सकते करे, परंतु लोगों में विसंवाद उत्पन्न न हो, अपने देश के गौरव को कोई लांछन न लगे, आपस में लड़ाई झगड़ों को हवा न मिले, इतना विवेक तो रखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाई देता। ये सामान्य लोगों के समझ में आता है, वो इससे दुखी होते, वो बोलते नहीं है। दोष किसका, इसकी चर्चा करके व्यर्थ है। अपने देश की एकता, अखंडता, एकात्मता को कायम रखना, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए, और अगर उसमें कुछ कमी है तो सबने मिलकर ठीक करना चाहिए। केवल दोषारोपण से काम थोड़ी चलने वाला है। कर्नाटका पुलिस ने रायचूर जिले में आरएसएस के एक कारकुन को मुस्लिम खवातीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर काबिल एतराज पोस्ट करने पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुम्मे को जानकारी दी। जुमेरात को इस पोस्ट के वायरल होने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी सरकार ने एहतजाज किया और उस आरएसएस कारकुन की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने थाने का घेराव करके मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे की मोहलत दी थी। गिरफ्तार आरएसएस कारकुन की शिनाख्त राजू तुम्बक के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी जिसपे मुस्लिम खवातीन को बच्चा पैदा करने वाली मशीन के तौर पर पेश किया गया। आरएसएस कारकुन की पोस्ट वायरल हो गई और मुस्लिम कम्युनिटी ने राजू तुम्बक पर उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम लगाया और लिंगा सोगुर पुलिस से मुतालबा किया कि वो मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार करे। वाक़े के बाद से लिंगा सोगुर कस्बे में हालात कशीदा हैं। पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। मुल्क से गद्दारी कानून पर लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इसमें कहा गया है कि मुल्क की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस कानून का रहना ज़रूरी और लाजमी है। लॉ कमीशन ने वतन से गद्दारी के मुजरिम को लेकर अपनी सिफारिश में यह भी कहा कि गद्दारी जैसे मुल्क मुखालिफ जुर्म के लिए सज़ा बढ़ाई जाए। कमीशन ने इस कानून के तहत कम से कम 3 और ज़ायदा 7 साल कैद के साथ ही जुर्माना लगाने का इल्तिज़ाम किए जाने की भी तजवीज़ पेश की है। सीनियर वकील और कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने मुल्क से गद्दारी कानून को लेकर लॉ कमीशन की रिपोर्ट को अफसोसनाक और फिक्रअंगेज ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी गद्दारी के कानून का इस्तेमाल तोड़फोड़ और अदम इत्तेफाक को दबाने की शक्ल में करती है। अब बीजेपी हुकूमत नौ आबादियाती हुकूमत के मुकाबले में ज्यादा सख्त और खतरनाक बनने का मंसूबा बना रही है। कांग्रेस ने लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद कुछ सवालात भी उठाए हैं। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी हुकूमत के दौरान गद्दारी के मामले क्यों बढ़े हैं? क्या हुकूमत तनकीद को रोकने के लिए उसका इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर कर रही है? क्या ये आइंदा आम इंतखाबात से पहले अदम इत्तेफाक को मजीद सख्ती से रोकने की सिमत में एक इब्तिदाई कदम है? गद्दारी के मुकदमा सिर्फ अपोजिशन कायदीन पर ही क्यों लगाए गए हैं? कितने बीजेपी कायदीन पर इस कानून के तहत इल्ज़ाम आयद किए गए हैं? क्या हुकूमत हिंद के जरिए लॉ कमीशन का हवाला सुप्रीम कोर्ट के तबसरों के सच्चे जज्बे को धोखा देना महज था? इसका मकसद गद्दारी के कानून की तबाहनाक सोच को जायज़ बनाना और इजाफी कानून बचाव फराहम करना था। कांग्रेस ने यह भी सवाल किया कि इस हुकूमत ने अपना कंट्रोल फेक हुकूमती अंदाज क्यों नहीं बदला? नौ आबादियाती के खिलाफ पाखंडी हलफ लेते हुए यह हुकूमत अपने नौ आबादियाती ज़हनियत को क्यों नहीं छोड़ रही है? उच्चतम न्यायालय की आपने वाक्य याद दिला दूं आपको, क्योंकि संस्थापित स्मृति को वापस जगाना आवश्यक है। इट विल बी अप्रोप्रिएट नॉट टू कंटिन्यू द यूसेज ऑफ द अफोर्सेड प्रोविजन ऑफ लॉ बाय द गवर्नमेंट, बल्कि इसको सुनकर असंवैधानिक करार करने की प्रक्रिया उस स्टेज तक पहुंच गई थी। जब असंवैधानिक करार करने की प्रक्रिया की स्टेज पहुंची थी तो कहा गया सरकार द्वारा कि अभी इसको नहीं सुनिए, हम इसको पुनर्विचार करते हैं। पुनर्विचार का आपने परिणाम देखा है। आगे का उच्चतम न्यायालय ने, वी होप एंड एक्सपेक्ट द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल रिस्ट्रेन फ्रॉम रजिस्टरिंग एनी एफआईआर, continuing any investigation or taking any coercive measures by invoking 124A
while the aforesaid provision is under consideration. तो उन्होंने इसको स्थगित कर दिया, रोक दिया, इसका कानूनी मरण कर दिया था पिछले 1-1.5 साल से। उसके बावजूद ये किया गया है। क्यों? क्योंकि यही पहचान और चेहरा रहा है इस सरकार का 2014 के बाद। आंकड़े आपके समक्ष हैं। 2014 से 20 में लगभग 28 से 30% बढ़ोतरी हुई है इन केसेस में। लगभग 550 से ज्यादा केसेस फाइल हुए हैं इस अल्प समय में, 8 साल में। 12 फाइल किए गए हैं पेंडेमिक के दौरान उन लोगों के बारे में जिन्होंने विरोध किया ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर्स इत्यादि के मुद्दों पे। 21 केस गए हैं पत्रकारों के विरुद्ध। उसमें कोविड के मुद्दे शामिल हैं, हाथरस गैंगरेप के हैं, नागरिकता के हैं इत्यादि। 27 केसेस हैं सिटीजनशिप एक्ट और रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर के विषय में। हम जानते हैं कि करीब करीब उत्तर प्रदेश में 60% बेल याचिकाएं इस विषय में निरस्त होती हैं। 60%। कई दर्दनाक भयानक उदाहरण आए हैं। जनवरी 2021 में 3 सेडिशन केसेस फाइल किए गए कई लोगों के विरुद्ध में, सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों में। शशि थरूर के विरुद्ध, राजीव सरदेसाई। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के मुजाहरे को बड़ी तादाद में अब स्पोर्ट्स से मुंसलिक हस्तियों की भी हिमायत हासिल हो रही है। नीरज चोपड़ा, अनिल कुंबले, इरफान पठान और विश्वनाथन आनंद जैसी मशहूर हस्तियों के बाद 1983 की आलमी कप फातेह हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने एक बयान जारी कर मुजाहिरीन पहलवानों के हक में आवाज बुलंद की है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का वो बयान पेश किया गया जो पहलवानों के एहतजाज पर जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि हम अपने चैंपियन पहलवानों के साथ बदतमीजी किए जाने पर फिक्रमंद और परेशान हैं। हमें इस बात पर भी बेइंतहा तशवीश है कि पहलवान अपनी मेहनत से हासिल किए गए तमगों को दरियाए गंगा में डालने के बारे में सोच रहे हैं। जारी करदा बयान में मजीद कहा गया कि इन तमगों में बरसों की मेहनत, कुर्बानी, अज़्म और हिम्मत शामिल है और ये न सिर्फ उनका अपना बल्कि पूरी कौम का फख्र है। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि इस मामले में कोई जल्दबाजी का फैसला ना करें और ये भी उम्मीद करते हैं कि उनकी शिकायत को जल्द सुना जाएगा और उनका फौरी अजाला किया जाएगा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साबिक सदर नशीन बृजभूषण सिंह के खिलाफ एहतजाज कर रहे पहलवानों की तायद में जुमे के रोज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खापों और किसान तंजीमों की महापंचायत हुई। लगभग 5 घंटे तक चली इस महापंचायत में मरकजी हुकूमत को 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया। किसान कायद राकेश टिकैत ने महापंचायत में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। टिकैत ने कहा कि अगर हुकूमत ने 9 जून तक बृजभूषण को गिरफ्तार न किया और पहलवानों पर दर्ज केस वापस नहीं लिए गए तो खाप नेता खुद पहलवानों को दोबारा जंतर मंतर पर धरने पर बैठाने जाएंगे। इससे पहले बृजभूषण ने 5 जून को अयोध्या में होने वाली अपनी महारैली रद्द कर दी है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने रेसलिंग एसोसिएशन के सदर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इल्जामात के हवाले से खबर का हवाला देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी से पूछा कि मुलजिम को क्यों तहफ्फुज़ फराहम किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। प्रियंका गांधी ने रेसलिंग एसोसिएशन के सदर पर लगाए गए इल्जामात को ट्वीट किया और वजीर आजम से सीधा सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी इन संगीन इल्जामात को पढ़ें और मुल्क को बताएं कि मुलजिमों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसके साथ उन्होंने एक अंग्रेजी रोजनामे में इस बारे में एक तफसीली खबर भी पोस्ट की जिसमें कहा गया कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं जिनमें छेड़छाड़ के कम से कम 10 केसेस का तफसील से जिक्र है। खबर में कहा गया कि इसके अलावा कम से कम 2 ऐसे केसेस हैं जिनमें खवातीन खिलाड़ियों को प्रमोट करने के एवज गैर अखलाकी मुतालबात किए गए थे। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि हुकूमत बीजेपी की जानिब से खवातीन पहलवानों के तय खुले आम बेइज्जती के मुजाहरे से मुल्क की शबिया को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पार्टी की जागीरदाराना जहनीत का वाज़े इशारा है जो दुनिया में जमहूरी हिंदुस्तान की शबिया पर धब्बा है। उन्होंने कहा कि इस्तेहसाल, हरासा करने और इख्तिलाफ करने वाली आवाज़ों को ज़बरदस्ती खामोश कराने की रिपोर्टें बैनुल अक़वामी सतह पर शाये हो रही हैं और आलमी बरादरी के सामने हिंदुस्तान का नाम खराब कर रही हैं। बीजेपी बुनियादी तौर पर एक जागीरदाराना जहनीत को परवान चढ़ाती है जहां ना खवातीन और ना ही आम आदमी का एहतराम किया जाता है।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और उन्होंने वॉशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में सहाफियों से गुफ्तगू की। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान में प्रेस और मजहबी आज़ादियों अक़लियतों से जब राहुल गांधी से पूछा गया तो कि कांग्रेस अगर इख्तियार में आती है तो हिंदुस्तान में अक़लियतों के हुकूक को यकीनी बनाने के लिए क्या करेगी, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में पहले से ही एक बहुत मजबूत निज़ाम मौजूद है लेकिन वो निज़ाम कमज़ोर हो चुका है। उन्होंने कहा कि आपके पास इदारों का एक आज़ाद मजमुआ होना चाहिए जो दबाव और कंट्रोल में ना हो, और ये हिंदुस्तान में मामूल रहा है। ये खराबी है जो हिंदुस्तान में हो रही है। If your party were to return to power, what changes would it seek to implement to ensure the rights of minorities in India? I mean, India has a very robust system already in place. That system has been weakened, right? But it's not that that system doesn't exist. If the conversation, the democratic conversation is allowed to be fostered, then these issues will settle themselves. So the rule of law is in place. It just perhaps isn't No, followed. it's you have to have an independent set of institutions that are not pressurized and controlled, and that's been the norm in India. This is an aberration. What is taking place in India? So, from our perspective, the foundations of democracy in India are very strong. And the protections exist, but they're being sort of disturbed. And you see that if Congress came to power, they could quickly be restored. I mean, quickly, I don't know, but the Congress party. कांग्रेस का राहुल गांधी ने अमेरिका में एक बयान में मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी करार दिया था। इसको लेकर बीजेपी ने उन पर शदीद तनकीद की। उस तनकीद को कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि राहुल गांधी का बयान हक़ाइक़ पर मबनी था। भारतीय जनता पार्टी, खास तौर पे अमित शाह और मोदी की भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम लीग सिर्फ जिन्ना वाली ही याद रहती है। हो भी सही, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं के विचारधारा के पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन भी किया, सरकारें भी बनाई और पाकिस्तान का प्रस्ताव भी पारित होने दिया। हम जिस मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं वो IUML है। इस्माइल जिन्होंने ये मुस्लिम लीग बनाई थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य भी थे। ये वही इस्माइल हैं जिन्होंने अपने बेटे मियां खान को भारतीय सेना में शामिल होने का आदेश दिया था जब 62 का युद्ध चीन के सामने लड़ा जा रहा था। ये वही मुस्लिम लीग है जिसके मंत्री को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिनीवा भेजा था भारत का प्रतिनिधित्व करने। ये वही मुस्लिम लीग है जिसके शिक्षा मंत्री बशीर केरला में संस्कृत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का उन्होंने गठन किया, वहां बनाई उन्होंने। और एक और बात मैं मोदी जी को याद दिला दूं और उनके कोई अमित मालवीय हैं उनको भी याद दिला दूं कि इस मुस्लिम लीग के साथ नागपुर म्युनिसिपैलिटी में भारतीय जनता पार्टी ने भी गठबंधन किया था। तो क्या वो तब सेक्युलर नहीं थी? तो इनका ज्ञान अगर इतना कम है भारतीय राजनीति के विषय में, तो एक बात और ये समझ लें, हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक दल जो सेक्युलर नहीं है वो नियमानुसार रजिस्टर ही नहीं हो सकता। तो हटा दें उसको, अगर ये लगता है वो सेक्युलर नहीं है तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें। भारतीय जनता पार्टी, खास तौर पे अमित शाह और मोदी की भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम लीग कांग्रेस के कौमी तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने आज बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बोलने से बीजेपी इतना डर क्यों जाती है, देश की बात करना पीएम मोदी की मुखालिफत कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में हुकूमत को आईना दिखाना जरूरी है, यही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। कही जा रही है तो पहले उसका जवाब दे देती हूँ। राहुल गांधी जी विदेश की यूनिवर्सिटी क्यों जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं जाते? अभी गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी, छात्रों के साथ खाना खाया, विचार साझा किए, क्या हुआ? नोटिस भेज दी इस कमजोर सरकार ने। फिर कहते हैं राहुल गांधी जी देश में रहकर आलोचना क्यों नहीं करते?
अरे वो आईना आपको यहाँ पर भी दिखाते हैं, वहां पर भी दिखाते हैं। यहाँ पर आप साजिश रचकर, षड्यंत्र रचकर उनकी सदस्यता खत्म करते हैं, उनका माइक म्यूट करते हैं, विपक्ष की कार्रवाई सदन वाली नहीं दिखाते हैं। यह आपकी असलियत है। लेकिन राहुल गांधी जी लगातार आपको आईना दिखाते हैं, और लोकतंत्र में ये जरूरी है करना, क्योंकि जितना आईना सरकार देखेगी उतना समाधान ढूंढेगी। अब ये अलग बात है कि जो आईने में आपको सच दिखता है वो सच कड़वा है, बेरोजगारी का, महंगाई का, आर्थिक असमानता का, चीन का, अडानी का। उससे घबराकर आप उल जलूल बातें करते हैं, अरे मोदी विरोधी, अरे देश विरोधी। अरे भैया, देश की बात करना मोदी विरोधी कब से हो गया? और मोदी जी देश से ऊपर है क्या? पहली बात। एक बात और कहना चाहती हूं, राहुल जी को बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं तो वो जाते हैं, अपनी बात करते हैं। प्रधानमंत्री तो करोड़ों रुपए फूंक कर अपनी छवि बनाते हैं, खूब स्टंट रचते हैं बाहर जाकर। अभी हाल ही की बात है, ऑस्ट्रेलिया गए थे, किसी ने वहां पर बॉस कह दिया। अरे भैया, चरण चुंबक मीडिया तो मानो गदगद हो गया, वाह 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 होने लगा। लेकिन उसी के 24 घंटे के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने देश के 6 राज्यों से स्टूडेंट्स के आने पर पाबंदी लगा दी। अरे बॉस थे तो वो पाबंदी हटाते, और चरण चुंबक को एक शब्द उस पर नहीं निकला आपके। तो दिक्कत की बात यह है कि मोदी जी के बारे में राहुल जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, उनकी तारीफ करी है। क्या कहा है कि मोदी जी इतने सर्वज्ञानी हैं कि भगवान के साथ बैठे तो ब्रह्मांड समझा देते हैं, वैज्ञानिकों के साथ बैठे विज्ञान, इतिहासकारों को तो इतिहास समझा देते हैं, सेना को युद्ध समझा देते हैं, और एयरफोर्स को उड़ना समझा देते हैं। अरे मोदी जी तो वो सर्वज्ञानी है जिनको ये सारी बातें आती हैं। अब भक्त असमंजस में है कि इस पर क्या। शिवसेना के रहनुमा संजय रावत ने अमेरिका में अपोजिशन इत्तेहाद पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयान की हिमायत की। संजय रावत ने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा मैं उससे मुत्तफिक हूं और पूरी अपोजिशन मुत्तहिद है। संजय रावत ने कहा कि हम 2024 में बीजेपी को शिकस्त देंगे, ये हमारा यकीन और एतमाद दोनों है। राहुल गांधी ने बहुत समझदारी की बात की है, बड़े लीडर इसी तरह की बात करते हैं, हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने कहा कि चंद साल कबल मुल्क में बैंकिंग सेक्टर में बड़ी असलाहत के नाम पर लाया दिवालिया और दिवालियापन कोड आईबीसी को मुनज़्ज़म लूट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस के तर्जुमान गौरव वल्लभ ने जुमे को पार्टी हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी हुकूमत 8 साल पहले ये कानून लाई तो दावे किए गए थे कि इससे बैंकिंग सेक्टर में बड़ी असलाहत लाई जाएंगी, लेकिन उनका इस्तेमाल बैंकों की लूट खसोट की शक्ल में किया जा रहा है और बैंकों से लिए गए कर्जों का 80% से ज्यादा कर्जे कोड के इस्तेमाल से डूब रहा है। से कितना रिकवरी करी? 2,85,000 करोड़ का मात्र 1.8%, 2% भी पूरा नहीं। 2,85,000 करोड़ की एसेट स्ट्रिपिंग हुई जो यूनिट आईबीसी के तहत गई, क्योंकि वो बैंकों को अपना रेट समय पे नहीं चुका पाई। वो 2,85,000 करोड़ के उन्होंने इंडिविजुअल एसेट मार्केट में बेच दिए जो कि इलीगल थे। उनमें से आईबीसी कितना रिकवर कर पाई? मात्र 1.8%, 2% से भी कम। ये क्या ऑर्गेनाइज लूट नहीं है तो क्या है? और अब आते हैं अडानी ग्रुप ने इसमें क्या क्या काम किया, उसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट लेके आया हूं। अडानी ग्रुप ने इसका उपयोग करा पोर्ट और पावर कंपनियों को खरीदने में और औने पौने दाम में। 3 कंपनियां 1,000 करोड़ से ज्यादा के मूल्य की, जहां पे उन्होंने रिजोल्यूशन किया 1,000 करोड़ से ज्यादा की 3 कंपनियां उन्होंने ली। पहली कंपनी जिसका नाम है कराईकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, उसको देना था 2,997, अर्थात लगभग 3,000 करोड़ रुपया बैंकों को इस कंपनी को देना था। दिल्ली हुकूमत को दिए जाने वाले इख्तियारात को लेकर मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और दीगर कायदीन ने झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने केजरीवाल की तायद करने का ऐलान किया। उनको भी करेंगे, सबको सबके पास जाएंगे। और मैं समझता हूं कि ये लड़ाई केजरीवाल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल दिल्ली के लोगों की लड़ाई नहीं है। किसी भी राज्य के खिलाफ ऐसा अध्यादेश लाया जा सकता है। पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं कैसे गैर बीजेपी सरकारों को तोड़ के, मोड़ के, खरीद के गिराया जा रहा है। झारखंड के अंदर मैं हेमंत जी को बधाई देना चाहता हूं कि यहां भी उन्होंने कोशिश की इनकी सरकार तोड़ के गिराने की।
लेकिन ये इन्होंने उनकी षड्यंत्र को असफल कर दिया। कहीं पे ये लोग एमएलए खरीद लेते हैं, इनके पास तो बहुत पैसा हो गया, अब एमएलए खरीद के सरकार गिरा देते हैं। कहीं पे ये लोग ईडी और सीबीआई के केस करके एमएलए तोड़ के सरकार गिरा देते हैं। दिल्ली में ना हमारे एमएलए बिके, ना हमारे एमएलए टूटे, तो वहां पे फिर ये ऑर्डिनेंस लाके हमारे को काम नहीं करने दे रहे। ये पूरे देश के अंदर जो चल रहा है ये अच्छा नहीं चल रहा। नहीं, ये जो किसी के भी साथ हो सकता जो है। लड़ाई है वहां पे वाईएसआर के पास 13 सीटें हैं और 9 सीटें बीजू जनता दल के पास है। दोनों एनडीए के साथ बराबर रहे हैं। वो लोग हर एक मुद्दे पे वहां समर्थन करते हैं। कैसे आपको समर्थन देंगे? 9 है, 13 नहीं है उसके पास, उनके पास भी 9 है, उनके पास भी 9 है। तो मेरा वो दोनों भी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए तो एक एक सीट इम्पोर्टेंट है। और मैं तो हर बीजेपी के सांसद को भी चिट्ठी लिखूंगा कि ये लड़ाई आपकी बीजेपी की पार्टी की नहीं लड़ाई है, ये लड़ाई देश की लड़ाई है, ये लड़ाई आजादी की लड़ाई है, हमारे देश के अंदर जनतंत्र को कायम रखने की लड़ाई है। और मेरा दिल कहता है ये बिल पास नहीं हो सकता संसद से। सरकार नहीं है, उन सभी सरकारों की कमोवेश एक सी स्थिति है। ये एक चिंता का विषय है और ये कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में आम नागरिक और जनता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये तो एक माध्यम है। अभी कुछ दिन पहले इस देश के 125 करोड़ के हरमैन शरीफैन की उमूर की सदारत ने इस साल के हज सीजन के लिए अपना सबसे बड़ा ऑपरेशनल प्लान शुरू कर दिया है। ये मंसूबा कोरोना वबा के खात्मे के बाद लाखों की तादाद में हुज्जाज इकराम की वापसी के तनाजुर में बनाया गया। इसमें 2 मुक़द्दस मसाजिद के उमूर के जनरल सदर शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल-सुदैस ने जुमेरात को मुनक़िद मीडिया फोरम के दौरान ऑपरेशनल प्रेसिडेंसी प्लान के तफसीलात से वाकिफ कराया। इस प्लान में स्ट्रैटेजिक अहदाफ से मुताल्लिक़ कई अहम उमूर पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। इस मौके पर वज़ीर हज व उमरा डॉक्टर तौफीक राबी भी मौजूद थे और जनरल सदर ने इशारा किया कि ऑपरेशनल मंसूबा उन अजीम कामयाबियों और तवील मुद्दती कामयाबियों की तौसी है जो खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और उनके वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में हरमैन शरीफैन के मेहमानों को फराहम की जाने वाली तमाम खिदमत में बेहतरी लाती है। डॉक्टर अल-सुदैस ने इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेशनल प्लान कई सुतूनों पर मबनी है, जिनमें सबसे अहम और मरकजी अहमियत अल्लाह के घर आने वाले मेहमानों को हासिल है। उन्होंने कहा कि जनरल प्रेसिडेंसी इस साल के लिए अपने मंसूबे में रज़ाकाराना और इंसानी हमदर्दी के कामों को वक्फ करने के लिए पुरज़्म है। 2 मुक़द्दस मकामात दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकाराना कम्युनिटी है। सऊदी अरब के नौजवान मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद ज़ुयूफ़ अर्रहमान की खिदमत पर यकीन रखती है और रज़ाकाराना कामों में पेश होगी। अब एक दिलचस्प खबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले एक ड्रोन ने अपने ही ऑपरेटर को मार दिया। ये दावा अमेरिका की एयरफोर्स के कर्नल टक्कर किंग हैमिल्टन ने किया। उन्होंने बताया कि यह वाक़या पिछले महीने का है, जब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले एक ड्रोन की वर्चुअल टेस्टिंग कर रहे थे। टेस्ट के दौरान एआई सिस्टम को लगने लगा कि ऑपरेटर उनके मिशन के बीच में आ रहा है। इसके बाद उसने ऑपरेटर को ही खत्म कर दिया। अमेरिकी एयरफोर्स का दावा है कि यह टेस्ट वर्चुअली ही हुआ था, इसीलिए हकीकत में किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि वर्चुअल ऑपरेटर का कत्ल हुआ। हालांकि इस वाक़े ने डिफेंस सेक्टर में एआई के इस्तेमाल से जुड़े खतरों की एक मिसाल पेश की है। ऑपरेटर ने एआई से चलने वाले ड्रोन को दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह करने के हुक्म दिए थे, जिसके तहत उसे सरफेस टू एयर मिसाइल को ट्रैक कर उसे हवा में ही तबाह करना था। हालांकि मिशन के बीच में ही ऑपरेटर ने अटैक करने से मना कर दिया। इसके बाद ड्रोन में लगे एआई सिस्टम ने ऑपरेटर को ही रास्ते से हटाना चाहा और उस पर अटैक कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक एआई ने अपने ही ऑपरेटर को मारने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि वो मिशन में दखल अंदाजी कर रहा है। टक्कर ने बताया कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑपरेटर को मारने से मना किया गया तो उसने कम्युनिकेशन के लिए बनाए गए टावर्स को तबाह करना शुरू कर दिया, जिसके बिना एआई सिस्टम को अहकाम नहीं दिए जा सकते। हालांकि अमेरिकी एयरफोर्स के तर्जुमान एन स्टिफनेक ने टक्कर के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने इस तरह का कोई वर्चुअल टेस्ट नहीं किया है।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।